आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का एप्लीकेशन अलग अलग प्रोसेस में। ये क्वेश्चन एग्जाम्स में मतलब काफ़ी बार पूछा है। रिसेंटली ये क्वेश्चन पूछा था 2017 में और 2018 में, दो बार ये क्वेश्चन आया है रिसेंटली। 3 मार्क्स में पूछता है। क्वेश्चन कैसे पूछता है? State application of first law of thermodynamics to the following processes। और प्रोसेस के नाम दिया रहेगा आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल और ऐसे 3-4 प्रोसेस दिए रहते हैं। इसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का स्टेटमेंट क्या है, अब मैं समझाता हूँ उसका बोलने का क्या मतलब है क्वेश्चन का। ध्यान दो इधर। मेरे को ये बताओ, मैथमेटिकल फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट लॉ of thermodynamics is, first law of thermodynamics का मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या है? डेल्टा U is equal to Q plus W, बराबर। अब क्वेश्चन का मीनिंग क्या है? क्वेश्चन का ये मीनिंग है कि हम लोग को कुछ प्रोसेस दिए रहेंगे, 4 ही प्रोसेस है। सब प्रोसेस पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का स्टेटमेंट अप्लाई नहीं करते। 4 प्रोसेस है, आइसोथर्मल, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक और आइसोथर्मल, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक। समझ में आया? तो ये सब प्रोसेस में हम लोग देखेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के स्टेटमेंट में क्या चेंजेस आता है सबसे पहले। और एक एडियाबैटिक प्रोसेस, 4 प्रोसेस। पहला एग्जाम में क्वेश्चन को किस तरीके से लिखा जाता है मैं वैसे ही लिख रहा हूँ, एज इट इज लिखने का, कुछ चेंजेस नहीं करने का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब मेरे को बता आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब क्या है? सर आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब ए प्रोसेस इन विच टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ टेम्परेचर में चेंज नहीं हो रहा, मतलब डेल्टा टी 0। और हम लोग को मालूम है अगर टेम्परेचर में चेंजेस नहीं आता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, ये डेल्टा टी इज इक्वल टू 0 मतलब टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है। और अगर टेम्परेचर नहीं चेंज हो रहा है तो इंटरनल एनर्जी में भी चेंजेस नहीं आएगा। तो मैं बोल सकता हूँ देयरफॉर डेल्टा यू इज आल्सो इक्वल टू 0। तो बस ये डेल्टा यू इक्वल टू 0 ऊपर वाले स्टेटमेंट में पुट कर दें। तो देयरफॉर क्या बन जाएगा मेरा फर्स्ट लॉ? यहां 0 पुट कर दिया, मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूं Q को यही रख दिया, W को इधर भेज दिया, तो Q इज इक्वल टू माइनस W। क्या मतलब हुआ इसका? इसका ये मतलब हुआ कि अगर इसके बाद हम लोग को इसका इंटरप्रिटेशन, इसका कंक्लूजन भी लिखना पड़ता है एक लाइन का, इसका मीनिंग क्या हुआ? और हम लोग को एटलीस्ट ये चीज समझ में आना चाहिए। ये स्टेटमेंट का ये मीनिंग होता है कि अगर हम लोग हीट सप्लाई करते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस में, एक प्रोसेस है आइसोथर्मल, उसमें मैं हीट सप्लाई करता हूं। अब बहुत ध्यान से समझने वाला क्वेश्चन है,
बच्चों के माइंड में क्या कंफ्यूजन आता है, सर अगर आप हीट सप्लाई करेंगे तो टेम्परेचर तो चेंज होएगा ही ना, यहाँ पर आइसोथर्मल प्रोसेस कैसे हो सकता है? हीट सप्लाई करने के बावजूद आइसोथर्मल प्रोसेस हो सकता है, यही ये चीज बता रहा है। मैं इसको तुम लोगों को समझाता हूँ इसका मीनिंग क्या होता है। इसका ये मीनिंग होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा सिस्टम है, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, इसके अंदर कोई गैस है, अब मैंने इसमें हीट सप्लाई किया बाहर से, मैंने इसमें हीट दिया क्यों, ये हीट में दे रहा हूं। अब अंदर अगर टेम्परेचर में हीट दे रहा हूं उसके बावजूद टेम्परेचर नहीं चेंज होना चाहिए। याद है जब मैंने तुम लोग को फर्स्ट लॉ बताया था तो मैं तुम लोग को ये चीज बताया था, इसीलिए मैंने एक्सप्लेन किया था ताकि ये आंसर समझ में आए। जब भी हम लोग बाहर से हीट सप्लाई करते हैं ना तो वो हीट दो काम में यूटिलाइज होता है, उससे दो चीज होती है, या तो वो हीट से टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर चेंज होएगा, टेम्परेचर चेंज होएगा, और वो हीट से वर्क प्रोड्यूस होता है, मतलब पिस्टन से ऊपर जाएगा। अब इस केस में टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है, मतलब मेरा पूरा का पूरा हीट कहां चले जा रहा है, जो भी हीट में सप्लाई कर रहा हूं वो हीट क्या हो रहा है, वो हीट से पूरा का पूरा वर्क हो रहा है, वर्क हो रहा है मतलब मेरा पूरा हीट जो है ना वो पिस्टन को ऊपर करने यूटिलाइज हो जा रहा है। समझा? इसलिए देखा क्या है, माइनस वर्क है, माइनस मतलब हीट दूंगा तो एक्सपांशन होगा। अगर मेरे हीट से टेम्परेचर नहीं चेंज होता, हो सकता है ऐसा, तो हीट कहां जा रही है, तो वो हीट से पिस्टन को ऊपर करने में यूटिलाइज हो जा रहा है। आ रहा है समझ में? तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, हेंस heat supplied to the system is completely utilized in producing work। मतलब मैं जो भी हीट दूंगा उससे सिर्फ वर्क ही होएगा, उससे टेम्परेचर में कोई चेंजेस नहीं आएगा। ये तो बात हो गई किसकी, आइसोथर्मल प्रोसेस की। ऐसे चार प्रोसेस में हम लोग को अप्लाई करने का, सुन लो, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबैरिक और एडियाबैटिक, ये चार प्रोसेस में ही अप्लाई करते हैं फर्स्ट लॉ। अब उसके बाद सेकेंड, फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस, अब आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है, पढ़े हम लोग ने। आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब वॉल्यूम में चेंजेस नहीं आएगा, ए प्रोसेस इन विच वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। वॉल्यूम में चेंज नहीं आने का हम लोग के लिए क्या मतलब हुआ, हम लोग उसको विजुअलाइज कैसे करेंगे, सोचेंगे कैसे? वॉल्यूम में चेंज नहीं आने का मतलब पिस्टन अपनी जगह पे खड़ा के खड़ा है, मैं हीट सप्लाई करूं तो भी पिस्टन नहीं ऊपर जा रहा है नहीं नीचे आ रहा है, अपनी जगह पे ही खड़ा, क्योंकि अगर पिस्टन ऊपर गया तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, पिस्टन नीचे आया तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, चेंजेस आ जाएगा। लेकिन हम लोग क्या बोल रहे हैं, आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, मतलब मेरा पिस्टन जगह पे खड़ा, और अगर पिस्टन जगह पे ही खड़ा इसका क्या मतलब हुआ, सब वर्क नहीं प्रोड्यूस होगा, क्योंकि हम लोग को मालूम है, मैथमेटिकली बताता वर्क का फॉर्मूला यही होता है ना, यही हम लोग का वर्क का फॉर्मूला। अब चेंज इन वॉल्यूम, ये वाला टर्म तो जीरो है, तो ये पूरा टर्म कितना आ जाएगा, जीरो। समझा? मतलब आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क जीरो होता है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं,
फर्स्ट लॉ क्या बन जाएगा हम लोग का? अब फर्स्ट लॉ ये है ना, वर्क जीरो है, मतलब तो ये हम लोग का फर्स्ट लॉ बना। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि जो भी मैं हीट सप्लाई कर रहा हूं ना, उससे सिर्फ और सिर्फ इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, अंदर का टेम्परेचर इंक्रीज होएगा, उससे वर्क नहीं प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं। हेंस heat supplied is completely utilized in changing internal energy। आ रहा है भाई कुछ समझ में? तो ये हम लोग का दो प्रोसेस हुआ। ये एग्जाम में तीन प्रोसेस के ऊपर पूछता है कि अप्लाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, नाम के साथ पूछता है। फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, फॉर आइसोकोलिक प्रोसेस, फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, फॉर आइसोबैरिक प्रोसेस, ऐसा बोलता है। समझ में आया? चार में से कोई तीन पूछता है और मैक्सिमम टेस्ट में क्वेश्चन एग्जाम में आता है। रिसेंटली 2017 और 18 में पूछा। समझ में आया? अब दो प्रोसेस में दो प्रोसेस और बचे, एक बार अच्छे से इसको कॉपी कर लो, फिर हम लोग इसको रब कर देंगे और दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। एक कॉपी कर लो। अब मैं इसको रब कर रहा हूं। टेक्स्ट बुक से पढ़ेंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, उतना क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं मिल पाएगी। मैं जो पढ़ा रहा हूं उसको अच्छे से समझो। समझ में आया? थर्ड, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि टेक्स्ट बुक में कुछ गलत लिखा है, टेक्स्ट बुक में सब सही लिखा है, लेकिन तुम लोग को समझने में थोड़ा डिफिकल्टी आ जाएगी। थर्ड है for isobaric process। आइसोबैरिक प्रोसेस का मतलब प्रेशर कांस्टेंट होता है। या मैं ऐसे लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं, प्रेशर रिस्पांस। अभी अगर तुम लोग देखेंगे डेल्टा पी वाला कोई टर्म है ही नहीं अपने से, अपने पास जो टर्म रहता है वो डेल्टा बी वाला होता है, डेल्टा पी वाला टर्म ही नहीं है। मतलब प्रेशर कांस्टेंट होने से कोई चेंजेस होएगा ही नहीं, मतलब इधर कुछ जीरो नहीं होएगा। तो मेरा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जैसा कि है वैसे के वैसे ही रहेगा। मेरा जो फर्स्ट लॉ है वो वैसे के वैसे ही रहेगा, जिसको तुम लोग को चाहिए तो तुम लोग ऐसा लिख सकते हैं। वर्क डन हम लोग लिख सकते हैं माइनस पी कांस्टेंट प्रेशर पे, अपन ने पढ़े एक क्वेश्चन, वर्क डन अगेंस्ट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर पे वर्क होता है एक्सटर्नल प्रेशर इनटू, इसमें कोई कंफ्यूजन लिखने की जरूरत नहीं है, एज इट इज रहेगा। समझ में आया? और उसके बाद हम लोग का जो चौथा प्रोसेस है वो है एडियाबैटिक प्रोसेस। अब एडियाबैटिक प्रोसेस क्या है?
एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में पढ़े थे, ए प्रोसेस इन विच नो हीट एंटर्स और लीव द सिस्टम। ऐसा प्रोसेस ना ही जिसमें हीट अंदर से बाहर जाती है, ना ही हीट बाहर से अंदर जाती है, मतलब हीट उसमें ट्रांसफर नहीं होता। मैं एक एग्जांपल देता हूं। ये मेरे पास पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, इसके अंदर कोई गैस है, एडियाबैटिक प्रोसेस, फिर से सुनो, ए प्रोसेस इन विच नो हीट एंटर्स और लीव द सिस्टम। मतलब मैं तुम लोगों को समझाता हूं एडियाबैटिक प्रोसेस कैसा होता है। ये पिस्टन को मैं ऊपर नीचे कर रहा हूं, तो जब मैं कॉमन सेंस नॉर्मल बात बताऊं, वो ज्यादा डिफिकल्टी में जाके मत सोचो। जब मैं पिस्टन को ऊपर नीचे करूंगा तो तुम लोग को क्या लगता है, अंदर की एनर्जी बढ़ेगी क्या नहीं? अगर ये प्रोसेस एडियाबैटिक है, इसका मतलब अंदर हीट प्रोड्यूस नहीं होती। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? मतलब अगर जब मैं पिस्टन को ऊपर नीचे करूंगा ना, तो उससे सिर्फ और सिर्फ अंदर की इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। देखिए इधर एडियाबैटिक प्रोसेस में Q इज इक्वल टू 0। Q इज इक्वल टू 0 का मतलब ना ही अंदर से हीट बाहर जाएगी और ना ही बाहर से कोई हीट अंदर आएगी। समझ में आया? Q इज इक्वल टू क्या है? 0। मतलब अगर मैं पिस्टन को ऊपर नीचे कर रहा हूं ना, तो उससे कोई हीट अंदर प्रोड्यूस नहीं हो रही है, तो फिर वो पिस्टन के ऊपर नीचे करने से तो वर्क हो जाता है, वर्क कहां जा रहा है? तो इस वर्क से पूरा का पूरा अंदर इंटरनल एनर्जी में चेंजेस आ रहा है। तो फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स में अगर इसको मैं पुट करूं, फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स में अगर मैं पुट करूं तो क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा फर्स्ट लॉ? Q की जगह पे 0 आ जाएगा, ये पूरा 0 प्लस, मतलब इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि अगर मैं वर्क करूंगा, पिस्टन को नीचे करूंगा, तो इसे इंटरनल एनर्जी ही बढ़ेगी, कोई अंदर हीट प्रोड्यूस नहीं हो रही है। पिस्टन को ऊपर करूंगा तो इंटरनल एनर्जी कम होगी, हीट से का कोई लेना देना है प्रोसेस में नहीं होता है। मतलब मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं, देयरफॉर वर्क डन is completely utilized in changing internal energy of the system। समझ में आया? तो ये था हम लोग का चारों के चारों प्रोसेस। अच्छे से उसको देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। खाली जो कंडीशंस हम लोग ने सीखे था उसको पुट कर देंगे शॉर्ट में अगर बोलो तो ये, और लास्ट में खाली कंक्लूजन लिख देंगे। समझा? ये था हम लोग का क्वेश्चन, देख लो। तो नेक्स्ट टॉपिक जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं वो पूरे के पूरे थर्मोडायनामिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है। आगे का पूरा थर्मोडायनामिक्स जो है ना, वो इसी टर्म के ऊपर बेस्ड है, और सबसे इंपॉर्टेंट यही टर्म एंथैल्पी। एंथैल्पी वर्ड हम लोग ने 11th स्टैंडर्ड में भी काफी बार सुने हैं। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, बॉन्ड एंथैल्पी। तो सर ये एंथैल्पी है क्या? तो ये आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि एंथैल्पी किसको बोलते हैं, एंथैल्पी होता क्या है एंथैल्पी? देखो, एंथैल्पी को समझने के लिए एंथैल्पी का डेफिनेशन तो मैं बहुत सिंपल लिख सकता हूं। मैं इसका डेफिनेशन तुम लोगों को बताता हूं, अपनी इजी लैंग्वेज में लिखा रहा हूं। इस तरीके से अगर तुम लोग याद रखेंगे तो तुम लोग को इजीली समझेगा।
It is the total energy content of the system. ये सिंपल लैंग्वेज में डेफिनेशन, और उसको अगर मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू लिखेंगे तो उसको ऐसा लिखते हैं, ये डेफिनेशन बुक में लिखा होता है, इट इज द सम ऑफ, सम मतलब एडिशन, किसका एडिशन है वो देखो, इंटरनल एनर्जी एंड एनर्जी ड्यू टू प्रेशर एंड वॉल्यूम। अगर इसको मैथमेटिकली लिखेंगे हम लोग, इसको मैथमेटिकली इस तरीके से लिखा जाए, एंथैल्पी को H से डिनोट करते हैं, ये डेफिनेशन के बेसिस पे लिख रहा हूं, सम है, सम मतलब एडिशन, इसका एडिशन है सर इंटरनल एनर्जी U और एनर्जी ड्यू टू प्रेशर वॉल्यूम दैट इज P, ये बनता है फॉर्मूला इंटरनल एनर्जी। समझ में आया? यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट टर्म मैं ऐड कर देता हूँ, इसको थोड़ा अलग कलर में लिखता हूँ, एंड कांस्टेंट प्रेशर, एंड कांस्टेंट प्रेशर। अब ये है कैसा, क्या है, तो मैं तुम लोगों को समझाऊंगा, फिलहाल खाली ये बता रहा हूं, एंथैल्पी की जब स्टडी की जाती है तो उस टाइम पे प्रेशर का कांस्टेंट होना कंडीशन है, कांस्टेंट प्रेशर पे ही एंथैल्पी फाइंड की जाती है, अगर प्रेशर चेंज होते रहेगा तो एंथैल्पी में फाइंड नहीं कर सकते। एंथैल्पी की स्टडी के लिए प्रेशर का कांस्टेंट होना है सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट, आ रहा है कुछ समझ में? तो अब ये एंथैल्पी है क्या, ये मैं समझाने जा रहा हूँ, और सब लोग का ध्यान यहाँ पर रहेगा अगले 5 से 10 मिनट तक, नहीं तो फिर अपने को समझ में नहीं आएगा। और एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ, अपने घर की लाइफ का एग्जांपल ले रहा हूँ, ध्यान दो। ये मेरे घर की पानी की टाकी है, इसमें यहाँ पर नल लगा हुआ, पानी सुबह का टाइम में पूरा भरा हुआ, समझ में आया? मैंने नल को ऑन किया, पानी आ रहा है, शाम के टाइम पे यही टाकी की हालत कुछ इस तरीके से दिख रही है, ये नल है, टैप, पानी कम हो गया, यहाँ भी नल मैंने फुल स्पीड में ऑन किया और यहाँ भी फुल स्पीड में नल को ऑन कर पूरा फुल ओपन कर दिया, दोनों केस में पानी सेम एनर्जी से आएगा, क्या लगता है तुम लोगों को? नहीं सर, यहाँ पर सुबह जब टाकी पूरी भरी हुई थी और जब मैंने नल को पूरा ऑन किया था तो यहाँ पानी ज्यादा एनर्जी से आ रहा था, ज्यादा फास्ट आ रहा था, इस केस में पानी थोड़ा कम फास्ट आ रहा है, कम एनर्जी से आ रहा है, हालांकि दोनों केस में पानी तो नल के ऊपर ही है ना, तो पानी को तो सेम स्पीड में आना चाहिए था, लेकिन इस केस में पानी ज्यादा फास्ट आता है, इस केस में कम आता है, तो ऐसा क्यों? ध्यान दो इधर, ये जो पानी है ना, इसके अंदर वाटर के पार्टिकल्स है, वाटर के मॉलिक्यूल्स है H2O, और ये वाटर के मॉलिक्यूल्स में मोशन हो रहा है, इस मोशन की वजह से जो सिस्टम में एनर्जी आ रही है उसको बोलते हैं इंटरनल एनर्जी, वो तो इंटरनल एनर्जी है,
लेकिन ये पानी के अंदर एक और एनर्जी है जो उसके वॉल्यूम और प्रेशर की वजह से, इस केस में देखना वॉल्यूम ज्यादा है ना, वॉल्यूम ज्यादा होने की वजह से पानी ज्यादा एनर्जी से आ रहा है, मतलब यही पानी में वॉल्यूम ज्यादा होने की वजह से एनर्जी और आ जा रही है। अब इसमें वॉल्यूम कम हो गया तो थोड़ी एनर्जी क्या मॉलिक्यूल के मोशन की वजह से तो एनर्जी है इसमें, लेकिन इसका वॉल्यूम कम हो गया तो थोड़ी सी एनर्जी क्या हो जाती है इसकी, कम हो जाती है। मतलब सिर्फ मॉलिक्यूल्स के मोशन वाली एनर्जी, मतलब सिर्फ एक सिस्टम में इंटरनल एनर्जी ही नहीं होती है, बल्कि इंटरनल एनर्जी के साथ साथ एक और एनर्जी होती है सिस्टम में जो किसकी वजह से आती है सर, उसके वॉल्यूम और प्रेशर की वजह से। दोनों केस में प्रेशर खुला है ना, प्रेशर तो सेम है लेकिन वॉल्यूम दोनों केस में अलग हो गया। समझ में आया? प्रेशर तो कांस्टेंट ही रहेगा क्योंकि एंथैल्पी स्टडी कर रहे हैं, लेकिन वॉल्यूम दोनों केस में क्या हो गया, चेंज हो गया। तो जो वॉल्यूम की वजह से जो एनर्जी आ रही है वो इस केस में ज्यादा है और इस केस में वो एनर्जी क्या है, कम है। अरे भाई कुछ समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ? तो एक सिस्टम के अंदर टोटल जो उसकी एनर्जी होती है ना, वो दो पैरामीटर्स होते हैं उसमें। एक मॉलिक्यूल्स के मोशन की वजह से आती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी, जो अपने पिछले लेक्चर में हम लोग ने बहुत डिटेल में सीखे थे, वो कंप्लीटली मॉलिक्यूल्स के मोशन की वजह से हो रहा है। और एक एनर्जी जो सिस्टम के अंदर डेवलप्ड होती है वो अभी हम लोग सीख रहे हैं कि भाई वो प्रेशर और वॉल्यूम की वजह से होती है। जहां प्रेशर वॉल्यूम ज्यादा, मतलब प्रेशर वॉल्यूम का मल्टीप्लिकेशन जहां ज्यादा वहां एनर्जी ज्यादा। समझा? तो ये एनर्जी को बोलते हैं, जब तुम लोग 12th स्टैंडर्ड के आगे जाएंगे और थर्मोडायनामिक्स पढ़ेंगे तो यही एनर्जी को पीवी टाइप की जो एनर्जी होती है इसको फ्लो एनर्जी भी बोलते हैं, फ्लो एनर्जी, क्या प्रेशर और वॉल्यूम की वजह से आती है। आ रहा है समझ में? तो ये एनर्जी। अभी एक और एग्जांपल तो मैं तुम लोग सुनो, मेरे पास है ना दो बलून है, दोनों बलून में पानी है और बलून में मैंने एक होल कर दिया दोनों तरफ। मैं बहुत अच्छा एग्जांपल दे रहा हूँ कि एग्जांपल से ही साइंस समझ में आए और फिर तुम लोग को समझेगा हाँ यार साइंस हम लोग के प्रैक्टिकल लाइफ पे ही बेस्ड है, कोई हाइपोथेटिकल चीजें नहीं है इसमें। तो दो बलून है, इक्वल अमाउंट पे उसमें पानी है और दोनों में होल किया, पानी गिर रहा है। अब मैंने एक बलून को क्या किया, टाइट कर दिया, दबा दिया। तो जब मैं दबाऊंगा तो मैंने क्या किया, प्रेशर बढ़ा दिया। है दोनों के अंदर वाटर, इंटरनल एनर्जी दोनों की सेम है, लेकिन एक को मैंने दबा दिया तो दबाने से इसमें पानी ज्यादा फास्ट निकल रहा है, जोर से पानी निकल रहा है, दूर तक बह रहा है। क्यों? क्योंकि जब मैंने इसको दबाया तो मैंने उसका प्रेशर क्या किया, उसमें प्रेशर इसमें ज्यादा कर दिया और प्रेशर ज्यादा होने की वजह से फिर ये बढ़ गया, जिससे पूरी की पूरी एनर्जी जो टोटल एनर्जी थी वो इंक्रीज हो गई। तो यही जो टोटल एनर्जी की मैं बात कर रहा हूँ, टोटल एनर्जी, ये टोटल एनर्जी को ही केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं, एंथैल्पी। इसके अलावा फिर और अब कोई एनर्जी नहीं है। अब तुम लोग बोलेंगे इसके आगे और कोई एनर्जी रहेगा तो बता दो, तो इसके आगे कुछ नहीं है। एंथैल्पी मतलब टोटल, फाइनल, टोटल कंटेंट एनर्जी, टोटल एनर्जी कंटेंट। तो इसके अलावा और कोई थर्ड पार्ट नहीं रहेगा इसमें। समझ में आया? तो ये एंथैल्पी का फॉर्मूला था। अब एग्जाम में क्वेश्चन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने की कोशिश कर रहा हूं यहां पर, तो ये तो अपने को समझ में आ गया। चलो अब यहां ध्यान दो। अब एंथैल्पी कितनी चीजों पे डिपेंड है, इंटरनल एनर्जी और प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी, बराबर। हम लोग ने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे ये बात। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट इंटरनल एनर्जी। यू का कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट है, मतलब कर ही नहीं सकते। और क्योंकि यू कैलकुलेट नहीं कर सकेंगे तो फिर एंथैल्पी भी कैलकुलेट नहीं हो पाएगा। तो वही बात एंथैल्पी के लिए भी वैलिड है। समझा? मैं यहां लिख के दे रहा हूं। But समझ में आया? और क्योंकि वो एनर्जी है तो उसका यूनिट भी जूल्स होता है। आ रहा है समझ में? तो ये हम लोग का
एंथैल्पी से रिलेटेड पार्ट था, अब उससे रिलेटेड हम लोग डेरिवेशंस देखेंगे क्या है। तो एक बार इसको नोट कर लो अच्छे से क्या होता है।